Hello everyone, very good morning to all of you. So guys, we will resume our new journey of GST. इससे पहले कि हम अपना डिस्कशन रिज्यूम करें, पहले अभी तक जो हमने पढ़ा है एक बार फास्ट ट्रैक में रिवाइज कर लेते हैं और उसके बाद आफ्टर दैट विल कम टू द न्यू प्रोविजंस. लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के बारे में हमने बातें करना स्टार्ट कर दी थी. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के कुछ बेसिक बातें करने के बाद हमने कहा था कि जो सबसे पहला रिलेवेंट आर्टिकल था, दैट इज आर्टिकल 265, विच सिंपली सेज दैट no tax shall be levied and collected except the authority of law. And what is the authority of law? तो इसका आंसर देने के लिए हमारे पास आर्टिकल 245 था, which simply says that कि दो लेवल पे लॉ बनने वाले, वन इज द सेंट्रल लेवल, अनदर वन इज द स्टेट लेवल. सेंट्रल लेवल पे जो लॉ बनेगा वो पार्लियामेंट बनाएगी और स्टेट लेवल पे जो लॉ बनाएगा वो लेजिस्लेचर असेंबली. बेसिकली पार्लियामेंट जो लॉ बनाती है इट इज फॉर द पर्पस ऑफ होल और पार्ट ऑफ इंडिया, जबकि लेजिस्लेचर असेंबली जो लॉ बनाएगी फॉर द पर्पस ऑफ यस एवरीवन, होल और पार्ट ऑफ पर्टिकुलर स्टेट. और दोनों के बीच में डिस्प्यूट ना हो तो हमने मैटर सेग्रीगेट करने के लिए, डिवाइड करने के लिए आर्टिकल 246 बना के रखा था, जिसमें लिस्ट 1, लिस्ट 2 एंड लिस्ट 3 हमने डिजाइन की थी. हाउएवर लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में एक्सक्लूसिव राइट दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को. At the same time, list 3 gives concurrent power to the central and as well as a state, but central को हमने immense power देके रखा था, exclusive right दिया हुआ था along with the article 254. At the same time, concurrent list में कोई भी tax से related matter था क्या? नहीं. For the purpose of introduction of GST, our article 246 is not enough. Article 246, existing article 246 is not enough to give, बोलो, concurrent power to the union as well as the state government. That is the reason we required amendment in constitution to make this happen. That is the GST में हमें जो पावर देना था वो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों को देना था, और इससे करने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ा. और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हमने लाया 122 इन 2014, जो कि पास होने के बाद बन गया 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016. और इस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किए हैं उसमें मेजर जो प्रोविजंस थे, मेजर जो आर्टिकल थे, उसमें पहला आर्टिकल था आर्टिकल 366(12)A, सेकेंड वन इज द 246A, 269A, 279A और अदर चेंजेस इन आर्टिकल 246, दैट इज एग्जिस्टिंग वन. तो आज हम यहीं से स्टार्ट करें, आर्टिकल 366(12)A से स्टार्ट करते हैं. आर्टिकल 366(12)A इज वेरी सिंपल. इट सिंपली ले डाउन द definition of GST. What is the definition of GST? तो ये सिंपली क्या बोलता है? ये सिंपली बोलता है कि goods and service tax, that is a GST means any tax on the supply of goods or service or both. Focus on only first part of definition. क्या बोल रहा है? any tax levied on the supply of गुड्स और सर्विस और बोथ. मतलब सिंपल सा जीएसटी इज नथिंग बट ये एक ऐसा टैक्स है, जीएसटी एक ऐसा टैक्स है जो कि गुड्स और सर्विस के सप्लाई के ऊपर चार्ज होने वाला है. इतनी बातें क्लियर है? राइट नाउ वी आर नॉट चेकिंग गुड्स क्या होता है, सर्विस क्या होता है, सप्लाई क्या होता है, वो सारी बातें हम करने वाले हैं, बट वो सारी की सारी बातें अकॉर्डिंग टू एक्ट होगी. राइट नाउ हम एक्ट पढ़ रहे हैं क्या? नहीं, अभी हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स पढ़ रहे हैं जिसे गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया फॉर द पर्पस ऑफ ब्रिंगिंग जीएसटी इन इंडिया. क्लियर है? क्लियर है? तो ये सिंपली पहली लाइन क्या बोलती है? जीएसटी मींस द एनी टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ. कहने का मतलब है जो जीएसटी हम चार्ज करेंगे, लेवी करेंगे, इंपोज करेंगे, इट इज ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विस बोथ. चाहे गुड्स सप्लाई किया जाए चाहे सर्विस सप्लाई किया जाए, उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा उससे हम क्या बोलने वाले हैं? जीएसटी. हाउएवर ये आर्टिकल 366(12)A में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या है? एक्सेप्ट. पढ़िएगा जरा, देखो क्या लिखा है? एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन द सप्लाई ऑफ एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन. कहने का मतलब क्या हुआ? आर्टिकल 366(12)A में डेफिनेशन जीएसटी की देना स्टार्ट की गई. सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के भी मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं, सारे स्टेट गवर्नमेंट्स के 1 बाय 1 मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं. हमने कहा हाँ बताइए जीएसटी मतलब क्या? तो हमने बोला सिंपली जीएसटी में सारे गुड्स और सारी सर्विसेज को हम कवर करेंगे, और जब भी व्हेनेवर देयर इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ, हम उसके ऊपर जीएसटी चार्ज कर देंगे, इंक्लूडिंग एवरीथिंग,
सारी चीज़ों को कवर कर लिया हमने यहाँ पर। स्टेट गवर्नमेंट वालों को प्रॉब्लम हो गई, उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं। स्टेट गवर्नमेंट वालों ने सोचा अरे अल्कोहलिक लिकर के मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी का पावर है वो हमारे पास है, और इट्स एक्चुअली ह्यूज 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 रेवेन्यू अल्कोहलिक लिकर से। रिसेंटली आपने देखा भी होगा कोरोना में वैसे तो लॉकडाउन चल रहा था, बट गवर्नमेंट ने फिर अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि हर एक स्टेट गवर्नमेंट क्या चाह रही थी कि अल्कोहलिक लिकर की जो शॉप्स है उसे ओपन कर दिया जाए। तो गवर्नमेंट ने फिर अल्कोहलिक लिकर की शॉप्स को ओपन कर दिया था, पता है आपको, क्योंकि अल्कोहलिक लिकर से गवर्नमेंट को ह्यूज रेवेन्यू होती है। और क्या स्टेट गवर्नमेंट ये रेवेन्यू को सेंट्रल के साथ शेयर करेगी? क्या करना चाहेगी स्टेट गवर्नमेंट? नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट ने बोला नहीं नहीं नहीं, हमें आर्टिकल 366(12) में एक चेंज चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट वालों ने पूछा क्या चेंज चाहिए, तो हमने बोला इसमें आप लिखिए। हमने बोला बताओ, तो उन्होंने कहा एक्सेप्ट टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कहने का मतलब ये हुआ कि अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन की सप्लाई के ऊपर कोई भी जीएसटी चार्ज नहीं किया जाएगा। सर जीएसटी चार्ज नहीं होगा, इससे तो रेवेन्यू फॉरगो हो जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि कोई दूसरे टैक्सेस चार्ज नहीं होंगे, मैंने सिर्फ ये कहा जीएसटी चार्ज नहीं होगा, ना आज होगा ना कल होगा और ना ही कभी और होगा। स्टेट गवर्नमेंट इज वेरी वेरी दैट इज क्लियर रिगार्डिंग द अल्कोहलिक लिकर। उन्होंने कहा अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर ना आज टैक्स हम आपको लेवी करने देंगे, ना कल, ना परसों और ना ही और कभी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप इसे आर्टिकल 366(12) दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में ही लिख दीजिए कि जीएसटी मींस टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। कहने का मतलब यह हुआ कि अल्कोहलिक लिकर के ऊपर जीएसटी लेवी नहीं होगा, जीएसटी एक्ट में अल्कोहलिक लिकर कवर नहीं होगा, एंड इट्स कंटिन्यू टू बी टैक्स अंडर द ओल्ड सिस्टम। मतलब आज भी इस अल्कोहलिक लिकर के ऊपर हम क्या लेवी करेंगे बताओ तो जरा। सर आज भी इस अल्कोहलिक लिकर के ऊपर हम स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगाएंगे, हम आज भी इसके ऊपर वैट या सीएसटी लगाएंगे। हम लोकल टैक्सेस जो लग रहे थे, जो स्टेट लेवल पे टैक्सेस लगते थे, वही कंटिन्यू अल्कोहलिक लिकर के लिए होंगे। यहाँ पर जीएसटी की कोई भी एप्लीकेबिलिटी आएगी क्या? नहीं आएगी। सुन में आया? क्योंकि इट्स देखो जनरली अल्कोहलिक लिकर, सर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अल्कोहलिक लिकर ही क्यों, अल्कोहलिक लिकर का जो राइट है वो स्टेट गवर्नमेंट को क्यों दिया गया? ये क्वेश्चन आपके माइंड में आ रहा है? आई नो डेट आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाता हूँ। यू नो व्हाट, ये जो अल्कोहलिक लिकर है, ध्यान से सुनना, ये जो अल्कोहलिक लिकर है ना बेटा, ये जो अल्कोहलिक लिकर है ये किस टाइप का गुड्स है पता है तुम्हें? इसे हम बोलते हैं सिन गुड्स। और बहुत सारे जो क्राइम्स होते हैं उसकी जड़ जो होती है वो अल्कोहलिक लिकर ही होता है। क्लियर है? आप मेरी बात को सुनो ध्यान से। तो जनरली क्या होता था, अल्कोहलिक लिकर का राइट हमने स्टेट गवर्नमेंट को क्यों दिया अर्लियर डेज में, उसका मैं आपको रीजन बता रहा हूं। अल्कोहलिक लिकर इज अ सिन गुड्स और ये बहुत सारे क्राइम का रीजन भी है। अच्छा आप मुझे बताओ, स्टेट लेवल पे जो डेट इज हमारे कॉप्स होते हैं, जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, वो स्टेट लेवल पे वर्किंग करते हैं। यस, और जो भी छोटे मोटे क्राइम स्टेट लेवल पे हो रहे हैं उनको प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हमारे पास पुलिस डिपार्टमेंट है। अच्छा पुलिस डिपार्टमेंट किसके अंडर में होता है? स्टेट गवर्नमेंट। पुलिस डिपार्टमेंट किसके अंडर में होता है? स्टेट गवर्नमेंट। आई होप समझ में क्लिक हो चुका होगा, समझ में आ गया होगा। तो बेसिकली ये जो सिन गुड्स था, सिन गुड्स को भी हमने स्टेट गवर्नमेंट के दायरे में डाल दिया। अदरवाइज प्रॉब्लम क्या होती, यदि इससे रिलेटेड रेवेन्यू सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलती होती तो स्टेट गवर्नमेंट वाले बोलते थे हमारी पुलिस को हम इसके पीछे क्यों लगाएं। आप समझ रहे हो बात? समझ रहे में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है? तो दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ने क्या किया कि अल्कोहलिक लिकर से रिलेटेड जो रेवेन्यू का पोर्शन है वो भी आप रखो और इससे रिलेटेड जो क्राइम है उसे भी आप मैनेज कर लो, क्योंकि अभी ये मेरे रेवेन्यू का मैटर हो गया इसलिए मैं इसके ऊपर फोकस भी कर पाऊंगा। अच्छा जीएसटी में हमने क्यों नहीं लाने दिया इसे? क्योंकि ये ह्यूज रेवेन्यू है। अल्कोहलिक लिकर जो है इट इज अ सोर्स ऑफ ह्यूज रेवेन्यू टू द स्टेट गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट इसको सेंट्रल के साथ शेयर करना चाह रही है क्या? नहीं। दैट इज द रीजन हमने कहा अल्कोहलिक लिकर को बाहर रखो, ना आज ना कल ना परसों और ना ही कभी और। कभी भी अल्कोहलिक लिकर को जीएसटी के दायरे में आप नहीं ला सकते। क्यों? क्योंकि मैंने आर्टिकल में ही लिख दिया, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिख दिया। इवन दो अभी तक हमने जीएसटी एक्ट नहीं पढ़ा। आप मुझे एक बात बताओ, जीएसटी एक्ट अभी तक हमने नहीं पढ़ा है, फिर भी यदि मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लूं कि सीजीएसटी एक्ट में
जो जीएसटी हम चार्ज करेंगे, लेवी करेंगे, इम्पोज करेंगे, वो ईच एंड एवरी गुड्स के ऊपर करेंगे एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, बोलो 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 फटाफट बोलो, अल्कोहलिक लिकर। इवन तो हमने एक्ट नहीं पढ़ा तो भी हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बियॉन्ड हम एक्ट डिजाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, वी नीड टू डिजाइन अवर एक्ट इन कंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और एक बार कॉन्स्टिट्यूशन ने ही बोल दिया कि अल्कोहलिक लिकर के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा तो बात वहीं खत्म हो गई। यू गॉट माई पॉइंट? तो अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन के ऊपर कोई भी जीएसटी लगता है क्या? नहीं, इसके ऊपर इट इज गोइंग टू बी कंटिन्यू टू बी टैक्स अंडर द ओल्ड सिस्टम। मतलब इसके ऊपर स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगेगी, इसके ऊपर वैट और सीएसटी लगेगा, एज द केस में भी। क्लियर है? आर्टिकल 366(12) समझ में आया? एक सिर्फ बेसिक समझाया, अभी हम इसके ऊपर ज्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, छोटी मोटी जो हमने बातें करनी थी वो कर ली है। अब आर्टिकल 366(12) के बाद, डेफिनेशन ऑफ जीएसटी के बाद, जो नेक्स्ट आर्टिकल हमारा आ रहा है पेज नंबर 7 में, देखिए आर्टिकल 246A। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 246A। अभी आर्टिकल 246A की लीगल वर्डिंग देखो क्या बोलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लीगल वर्डिंग पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। क्या बोल रहा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड 254। व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ दिस पर्टिकुलर लाइन? गवर्नमेंट ने ये लाइन क्यों लिखी हुई बता पाएंगे आप? क्या लिखा है? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 254। मतलब हम क्या चाह रहे हैं कि आगे चलकर भी अननेसेसरी कोई भी डिस्प्यूट ना हो इन रिस्पेक्ट ऑफ चार्जिंग जीएसटी कॉन्करेंटली। दैट इज द रीजन कि मैंने आर्टिकल 246 से नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट का मतलब क्या होता है कि दिस क्लॉज, जो क्लॉज आप पढ़ने वाले हो, इट इज गोइंग टू बी प्रिवेल, इट इज गोइंग टू बी ओवरराइड ओवर आर्टिकल 246 एंड 254। मतलब ये हुआ कि whenever there is a contradiction between article 246 and article 246A, 246A going to be prevail, article 246A going to be prevail over 246। whenever there is a contradiction between article बोलो 254 and article 246A, then again article 246A is going to be prevail। समझ में आया क्या? मतलब आर्टिकल 246A को हमने ओवरराइडिंग इफेक्ट दिया है, प्रिवेलिंग नेचर है इसका। मतलब अब जो प्रिवेलिंग नेचर है वो किसका? आर्टिकल 246A। तो आर्टिकल 246A में जो भी बातें की जाएगी दैट इज गोइंग टू बी प्रिवेल ओवर 246 एज वेल एज 254। 246 क्या था? दैट इज अ डिवीजन ऑफ पावर, लिस्ट 1 लिस्ट 2। 254 क्या है? एक्सक्लूसिव राइट टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के राइट जीएसटी के लिए तो छीनना पड़ेगा ना, अदरवाइज आगे फ्यूचर में जाके आप बोलोगे कि हम 254 से पावर लेके जीएसटी के लिए लॉ बना रहे हैं, तो फिर स्टेट गवर्नमेंट कहां जाएगी? इसलिए स्टेट गवर्नमेंट बोली नहीं, लिखो। क्या लिखें? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन, क्या? नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254। समझ में आया क्या यहां तक? जनरली जैसे आप बोलते हैं ना, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, आपकी लैंग्वेज में बीच में मत बोल। मतलब हम क्या बोल रहे हैं? आर्टिकल 246 एंड 254। जब 246 से कोई बात करेगा तो बीच में 246 और 254 कोई बात कर पाएंगे क्या? नहीं। समझ में आ गया? अब यदि समझ में आया तो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है देखते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254, पार्लियामेंट। पार्लियामेंट मतलब क्या? बोलो बेटा बोलो, पार्लियामेंट मतलब क्या? दैट इज अ संसद। एंड जितना भी मैं पढ़ रहा हूं आपको उतना ही पढ़ना है। एंड द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, एंड द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट मतलब कैन वी से दैट सेंट्रल गवर्नमेंट की बात यहाँ पर हम कर रहे हैं और यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टेट गवर्नमेंट। मोटी मोटी यही हो गया। पार्लियामेंट बोले तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोल दो, और लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट मतलब स्टेट गवर्नमेंट। आई नो डेट अलग अलग होता है, फिर भी मोर और लेस लॉ तो वही बनाएंगे। आगे पढ़ते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254, Parliament and legislature of every state have power to make law with respect to GST imposed by the union। union मतलब क्या? central government। and such state मतलब क्या? state government। कहने का मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 246A(1) ये हमें कॉन्करेंट पावर दे रहा है। कैसा पावर दे रहा है बेटा? कॉन्करेंट पावर दे रहा है। और ये क्या बोल रहा है कि whenever there is a transaction of supply of goods or service or both, central government, that is a union, as well as state, both having a power to charge GST
और उसके रिस्पेक्ट में वो क्या बना सकते हैं, चार्ज करने के लिए लॉ बना सकते हैं। सिंपल है। सबसे पहली बात जो यहां पर की गई, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254, कहने का मतलब ये हुआ कि आर्टिकल 246 ए इज ऑलवेज हैविंग अ प्रिवेलिंग नेचर, ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर द 246 एंड 254। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव power to make law with respect to GST imposed by the central government and state government। मतलब क्या कि हम पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर असेंबली को पावर दे रहे हैं कि वो लॉ बना सकती है जीएसटी इंपोज करने के लिए टू बाय द यूनियन एंड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है, यहां तक समझ में आया? अच्छा, यहां पे ना एक बात और बोली हुई थी, यदि आपने ध्यान दिया होगा तो, सर क्या, सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, सब्जेक्ट टू क्लॉज 2। सर ये क्लॉज 2 क्या है? तो आर्टिकल 246 ए के क्लॉज 2 में आ जाइए। क्लॉज 2 क्या बोलता है? क्लॉज 2 बोलता है पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर। ये एक्सक्लूसिव पावर किसको दिया जा रहा है? पार्लियामेंट को। ये एक्सक्लूसिव पावर किसको दिया जा रहा है? पार्लियामेंट को। सुनते चलो, आराम से बातों को एंजॉय करो, बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्या पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी वेयर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ टेक्स प्लेस। क्या? वेयर द सप्लाई टेक्स प्लेस इन द कोर्स ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स। इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, कहना क्या चाहते हो? ये सिंपली ये बोल रहा है कि whenever there is a supply of goods or service or both in the course of interstate trade। अब ये इंटरस्टेट ट्रेड क्या होता है? इंटरस्टेट ट्रेड क्या होता है? तो इंटरस्टेट ट्रेड इज नथिंग बट द, इंटरस्टेट ट्रेड इज नथिंग बट द, एनीबडी कोई बताना चाहेगा? सर इंटरस्टेट ट्रेड का मतलब होता है इट्स नथिंग बट द, दैट इज द सप्लाई इन बिटवीन टू स्टेट। एज ऑफ नाउ हम टेक्निकल में टेक्निकल लैंग्वेज में बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है? टेक्निकल हम बातें करेंगे जब हम एक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि इंटरस्टेट स्पेसिफिकली क्या होता है, इंटरस्टेट क्या होता है। बट एज ऑफ नाउ यदि नॉर्मल लेवल में हम बात करें तो इंटरस्टेट का मतलब क्या है? सर इंटरस्टेट इज नथिंग बट द, दैट इज अ सप्लाई इन बिटवीन टू स्टेट। ठीक है, यदि हम इंटरस्टेट की बात करें तो इंटरस्टेट का मतलब क्या होता है? दैट इज सप्लाई इन बिटवीन टू स्टेट। टू स्टेट मतलब समझ रहे हो ना, मूवी नहीं बेटा, दो स्टेट्स के बीच में यदि सप्लाई होती है देन वी आर गोइंग टू चार्ज जीएसटी, और वो जो जीएसटी चार्ज करेगा उसका एक्सक्लूसिव राइट हमने किसको देके रखा हुआ है? पार्लियामेंट का। उसका एक्सक्लूसिव राइट हमने किसको दिया? पार्लियामेंट। अब यदि आपको बात समझ में आ रही होंगी, तो बात समझ में आ गई हो तो मुझे बताओ, ऊपर जो राइट दिया गया फिर वो किसका होगा? वापस से पढ़ते हैं। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254, समझ में आ गया? क्या समझ में आया? कि 246 ए एज वेल, 246 ए इज हैविंग अ ओवरराइडिंग इफेक्ट ओवर 246 एज वेल एज 254। वेरी गुड। सेकंड क्या बोला गया? कि पार्लियामेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट हैव द पावर टू मेक लॉ विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी। यही बोला गया। इसका मतलब क्या? कि हम पार्लियामेंट एज वेल एज लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट को पावर दे रहे हैं कि वो जीएसटी इंपोज करने के लिए लॉ बना सकती है। क्लियर है यहां तक? हाउएवर यहां पर कुछ लिखा था, क्या लिखा था? सब्जेक्ट टू क्लॉज 2। क्या लिखा था? सब्जेक्ट टू क्लॉज 2। और जब हम क्लॉज 2 में गए तो क्लॉज 2 मुझे क्या बोल रहा था? हमें क्लॉज 2 बोल रहा था, क्लॉज 2 मुझे क्या बोल रहा था? क्लॉज 2 बोल रहा था कि पार्लियामेंट हैज अ एक्सक्लूसिव पावर टू मेक लॉ इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। इसका मतलब ये हुआ कि जो कॉन्करेंट पावर दिया गया वो इंटरस्टेट ट्रेड के लिए दिया गया। किसके लिए पावर दिया गया है? इंट्रास्टेट ट्रेड के लिए दिया गया। इंट्रास्टेट ट्रेड में पावर कैसा दिया है? कॉन्करेंट। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मैं 246 ए को डिजाइन करूं तो 246 ए को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। पहला पार्ट बोल सकता हूं कि इंट्रास्टेट ट्रेड। व्हाट इज इंट्रास्टेट ट्रेड? इंट्रास्टेट ट्रेड का मतलब है, या इंट्रास्टेट सप्लाई भी आप बोल सकते हो। इंट्रास्टेट सप्लाई की यदि मैं बात करूं तो व्हाट इज इंट्रास्टेट सप्लाई? इट्स नथिंग बट द सप्लाई इन सप्लाई विद इन द स्टेट और विद इन द यूनियन टेरिटरी, एज द केस में बी। इंट्रास्टेट ट्रेड मतलब सप्लाई विद इन द स्टेट। मतलब यदि आपकी सप्लाई जो है सपोज नागपुर से पुणे हो रही है, विद इन द महाराष्ट्र है, इसका मतलब इट्स अ इंट्रास्टेट सप्लाई। और व्हेनेवर देयर इज अ इंट्रास्टेट सप्लाई वी आर गिविंग राइट to impose taxes to the central government as well as state government।
कॉन्करेंटली, कैसा पावर दिया है, कॉन्करेंटली। हाउएवर व्हेनेवर देयर इज अ इंटरस्टेट सप्लाई, व्हेनेवर देयर इज अ interstate supply, we are exclusively giving right to the central government to charge taxes। यहां पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी राइट होगा क्या? नहीं होगा। इसमें स्टेट गवर्नमेंट को हम कोई भी राइट देना चाह रहे हैं क्या? नहीं। डेट इज द रीजन। अब थोड़ा सा मैं और आगे चल के बात कर रहा हूं बेटा। आई नो डेट अब जो मैं बातें करने जा रहा हूं उसके लिए मुझे आपकी हेल्प लगेगी। आई नो डेट अभी तक मैंने आपको जीएसटी के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं, फिर भी पिछले 3 साल से जीएसटी आ चुका है। 1 जुलाई 2017 को आया था, 1 जुलाई 2020 आने वाला है। ऑलमोस्ट 3 साल कंप्लीट हो जाएंगे जीएसटी को। इन 3 साल में आपने नंबर्स ऑफ ट्रांजेक्शन किए हैं सप्लाई ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विस के, कुछ नहीं तो आपने मेरी फीस ही पे की होगी, बराबर है ना। और हर एक इनवॉइस में जब भी आपने कोई गुड्स या सर्विस परचेस किए होंगे तो उस समय आपको इनवॉइस दिया गया होगा, और उस इनवॉइस में क्या सीजीएसटी और एसजीएसटी लगा हुआ आपने देखा है। आपने ऑनलाइन गुड्स बुलाया तो उसमें आईजीएसटी लगा देखा है। आई नो डेट अभी तक मैंने आपको नहीं पढ़ाया सीजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है, बट एक प्रैक्टिकल सिनारियो के अकॉर्डिंगली तो आपको पता है, ठीक है। तो वो वर्डिंग मैं यूज कर लूं, डोंट वरी मैं समझाऊंगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो यहां पर टैक्स लगाएगी उसको मैं क्या बोलता हूं? सीजीएसटी, दैट इज सेंट्रल लेवल का जीएसटी। वेयर एज स्टेट गवर्नमेंट जो लगाएगी उसको हम क्या बोलते हैं? एसजीएसटी, मतलब स्टेट लेवल का जीएसटी। और व्हेनेवर देयर इज अ इंटर स्टेट ट्रेड, तो इंटर स्टेट ट्रेड में सेंट्रल गवर्नमेंट जो टैक्सेस चार्ज करेगी दैट इज द आईजीएसटी। सर आईजीएसटी मतलब क्या? इंटीग्रेटेड। आईजीएसटी मतलब क्या? इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड जीएसटी। सर व्हाई इंटीग्रेटेड जीएसटी? सर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का कंबाइंड इंपैक्ट है इसलिए इसको इंटीग्रेटेड। नहीं, मैं आपको रीजन दूंगा इसको इंटीग्रेटेड क्यों बोलते हैं, बट एज ऑफ नाउ नहीं, अभी मैंने सिर्फ रेफरेंस लिया हुआ है। तो आर्टिकल 246A से मुझे क्या समझ में आया? सर आर्टिकल 246A 2 पार्ट में बात करता है। इसका जो पहला क्लॉज है वो बोलता है कि व्हेनेवर देयर इज अ इंट्रा स्टेट सप्लाई, सेंट्रल गवर्नमेंट और एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों कॉन्करेंटली टैक्सेस लगाएगी इन द फैशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हाउएवर इसका जो सेकंड क्लॉज है वो बोलता है व्हेनेवर देयर इज अ इंटर स्टेट सप्लाई, व्हेनेवर देयर इज अ इंटर स्टेट। ये किसके बारे में बात कर रहा था बेटा? ये बात कर रहा था इंटर स्टेट सप्लाई, मतलब इन बिटवीन 2 स्टेट। फॉर एग्जाम्पल आपने नागपुर से गुड्स दैट इज अहमदाबाद में बेचा, क्लियर है? तो ये क्या हो गया? इंटर स्टेट सप्लाई। तो उस समय पर जो आपको जीएसटी लगेगा इट इज इन द फॉर्म ऑफ आईजीएसटी, दैट इज अ इंटीग्रेटेड जीएसटी। इज इट क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई है क्या? थोड़ी देर के लिए मैं आगे बढ़ जाऊं, वापस से मैं यहां पर आऊंगा क्योंकि मेरा डिस्कशन अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। मेरा भी डिस्कशन कंप्लीट हुआ है क्या? नहीं हुआ है, बट ठीक है थोड़ी देर के लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। यस बढ़ सकते हैं सर। तो अब मुझे बताइए आर्टिकल 246A में नीचे कुछ और भी लिखा हुआ है, यदि आप देख पा रहे होंगे, और वो क्या लिखा है? एक्सप्लेनेशन। दिख रहा है एक्सप्लेनेशन? क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सप्लेनेशन? एक्सप्लेनेशन मतलब क्या होता है बेटा? बोलिए, एनीबडी? सर एक्सप्लेनेशन मतलब वो यहां पर कोई चीज को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं। और कोई? सर मतलब उस आर्टिकल को हम यहां पर डिस्कस करेंगे, उसका एक्सप्लेनेशन देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्ट में एक्सप्लेनेशन यूज किया जाता है और एक्सप्लेनेशन इज वेल विद इन द पार्ट ऑफ एक्ट। क्यों यूज किया जाता है जानते हैं आप? एक्सप्लेनेशन यूज किया जाता है टू इंक्रीज द स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविजन। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? टू इंक्रीज द स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोविजन। ये कोई चीज को एक्सप्लेन नहीं करता, हमारा ना मिसकंसेप्शन होता है। एग्जिस्टिंग प्रोविजंस, हमारा जो मिसकंसेप्शन होता है वो क्या होता है कि जो एक्सप्लेनेशन होता है वो कोई पर्टिकुलर दैट इज क्लॉज को, पर्टिकुलर आर्टिकल को, पर्टिकुलर प्रोविजन को एक्सप्लेन कर रहा है। अरे वो कुछ एक्सप्लेन नहीं करता है। एक्सप्लेनेशन क्यों इंसर्ट किए जाते हैं इसका मैं आपको प्रूफ भी दूंगा आगे चल के। जब हम जीएसटी एक्ट पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना तो वहां पर तो गवर्नमेंट ने क्लियर कट लिखा है, वी कैन इंसर्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर प्रोविजन। तो एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किए जाते हैं, नहीं भी लिखा होता ना तो उसका मतलब यही होता, एक्सप्लेनेशन इंसर्ट किए जाते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग द स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी। इज इट क्लियर? बात समझ में आई? इंक्रीजिंग द स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी।
पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, इट इज वेल विद इन द पार्ट ऑफ द एक्ट ओनली. पार्ट ऑफ द एक्ट, हमारे यहाँ पर आर्टिकल का पार्ट हो जाएगा, बट मैं एक्ट इन जनरल बता रहा हूँ, एक्ट का ही पार्ट होता है एक्सप्लेनेशन. समझ में आया? अब एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है वो भी सुनो, एक्सप्लेनेशन की बात सुनो. क्या बोल रहा है? द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल. विच आर्टिकल? प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल. दिस आर्टिकल मतलब क्या बोलना चाह रहा है ये सर? आर्टिकल 246A shall in respect of GST on the following product take effect from the date recommended by the GST Council. GST Council क्या होता है? अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए आप. क्या बोल रहा है? in respect of the following products take effect from the date notified by the council. मतलब ये बोलना चाह रहा है कि in respect of certain products GST going to be effective with effect from the notified date and not from the date जब हमने GST को फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट किया. अच्छा, बाय द वे GST फर्स्ट टाइम इंप्लीमेंट कब से हुआ है? 1 जुलाई 2017. तो ये जो प्रोडक्ट हमने यहाँ पर नोटिफाई करके रखे हुए हैं, इन 5 प्रोडक्ट के लिए, कितने प्रोडक्ट नोटिफाई किए हैं? 5. ये पांचों प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में GST इज गोइंग टू बी लेवी, गोइंग टू बी चार्ज, गोइंग टू बी इम्पोज फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द काउंसिल. notified by the council, rather मैं ऐसा बोलूं notified by the central government on the direction of the council, तो that will be more correct. क्लियर है यहां तक? सर व्हाट आर दैट 5 प्रोडक्ट? तो इसको मैं प्यार से क्या बोलता हूं पता है तुम्हें? 5PP. 5PP मतलब 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट. PP मतलब क्या है यहां पर? PP का मतलब होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट. एंड व्हाट आर दैट 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट? तो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट कौन कौन से हैं? फर्स्ट वन इज नथिंग बट द, देखिए प्लीज एवरीवन, आर्टिकल 246A का एक्सप्लेनेशन चल रहा है. फर्स्ट प्रोडक्ट इज नथिंग बट द पेट्रोलियम क्रूड. पेट्रोलियम क्रूड मतलब समझते हैं सर? पेट्रोलियम क्रूड का मतलब होता है दैट इज कच्चा तेल. क्रूड ऑयल बोलते हैं ना, पेट्रोल का क्रूड ऑयल जो होता है. सेकंड वन इज अ हाई स्पीड डीजल ऑयल, दैट इज डीजल, HSD. इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं पता है तुम्हें? HSD. HSD मतलब हाई स्पीड डीजल ऑयल. मोटर स्प्रिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल. तीसरा क्या है? पेट्रोल. फोर्थ वन इज अ नेचुरल गैस एंड 5 वन इज अ ATF. ATF मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल. इसको हम प्यार से क्या बोलेंगे, कैसे याद रखेंगे? 5PP. 5PP मतलब पेट्रोलियम प्रोडक्ट. ये वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, ये वो 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट है. इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर GST बोलो गोइंग टू बी लेवी या कवर्ड अंडर GST, कवर under GST with effect from the date notified by government on recommendation of GST Council. ये वो 5 प्रोडक्ट है जिसके ऊपर GST जो है वो लेवी कब से होगा? फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल. ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल. इज इट क्लियर? बात समझ में आई यहां तक? अच्छा, अब यदि आपको बात समझ में आ रही होंगी तो मैं आपसे अगेन फर्दर एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं. कौन कौन से 5 प्रोडक्ट है पहले ये बता दो. 5 प्रोडक्ट कौन कौन से? यस एवरीवन सर. 5 प्रोडक्ट. पहला प्रोडक्ट है पेट्रोलियम क्रूड ऑयल. दूसरा प्रोडक्ट इज नथिंग बट द हाई स्पीड डीजल ऑयल, दैट इज कॉमनली नोन एज डीजल. मोटर स्पिरिट कॉमनली नोन एज पेट्रोल. नेचुरल गैस एंड ATF. ATF मतलब एविएशन टर्बाइन फ्यूल. जो एयरक्राफ्ट होते हैं ना उनको उड़ाने के लिए जो फ्यूल यूज होता है, दैट इज ATF. एक्सप्लेनेशन मतलब क्या? जल्दी जल्दी बताइए, पहले फटाफट बताओ. एक्सप्लेनेशन मतलब क्या? सर एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है दैट इज फॉर द पर्पस ऑफ इंक्रीजिंग स्कोप एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एग्जिस्टिंग प्रोविजन. पॉइंट नंबर 1. पॉइंट नंबर 2, एक्सप्लेनेशन क्या बोल रहा है कि फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजो, फॉर द पर्पस ऑफ दिस प्रोविजन. दिस प्रोविजन मतलब दिस आर्टिकल. कौन सा आर्टिकल? आर्टिकल 246A के पर्पस के लिए ये 5 प्रोडक्ट को हमने GST के दायरे से बाहर रखा है. और कब तक बाहर रखा है? जब तक कि गवर्नमेंट नोटिफाई ना कर दे ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द GST काउंसिल. वापस से आइए एवरीवन लिसन. 2 आर्टिकल अभी तक हमने पढ़ा है. पहला कौन सा पढ़ा? आर्टिकल 366(12)A. दूसरा कौन सा पढ़ा? आर्टिकल 246A. आर्टिकल 366(12)A में हमने कहा कि GST मीन्स टैक्सेस ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ. क्लियर है? एट द सेम टाइम जब हमने बात की आर्टिकल 246A की, तो हमने कहा कि GST इंट्रा स्टेट सप्लाई होगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट दोनों चार्ज करेगा. और यदि इंटर स्टेट सप्लाई होगा तो एक्सक्लूसिव राइट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. दैट्स इट.
हाउएवर यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन में बहुत प्यारी बात बोल दी, और वो क्या बोली कि इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 पीपी दैट इज 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट, कौन कौन से, बोलो 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 बोलो, पेट्रोलियम क्रूड, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और नेचुरल गैस, ये 5 प्रोडक्ट के लिए GST is going to be applicable with effect from the date notified by the central government on the recommendation of the council. क्लियर है? अभी तक के हमारे डिस्कशन में टोटल 6 प्रोडक्ट हमने कवर किए हैं, टोटल 6 प्रोडक्ट के बारे में हमने बात की है। पहला अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, आर्टिकल 366(12)A। बाकी के 5 प्रोडक्ट 5 PP, एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 246A। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनना, उसके बाद आंसर देना। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है बॉस। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन बस इतना सा है कि आप मुझे ये बताइए, आप मुझे सिंपली ये बताइए कि अल्कोहलिक लिकर के ऊपर हम GST लगाने वाले हैं क्या? नहीं। क्या बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 246A की यदि मैं बात करूं और आर्टिकल 366(12)A, 12A इज रिलेटेड टू द डेफिनेशन, जिसमें हमने कहा एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। आर्टिकल 246 के एक्सप्लेनेशन में हमें बोला गया कि 5 PP के लिए GST एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम, बोलो, एप्लीकेबल विथ इफेक्ट फ्रॉम डेट नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन रिकमेंडेशन ऑफ GST काउंसिल। ठीक है, मेरा क्वेश्चन एकदम सिंपल सा है बेटा, ज़्यादा बातें मैं आपसे करना ही नहीं चाह रहा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। और सिंपल सा क्वेश्चन है ये है कि एज ऑफ नाउ क्या अल्कोहलिक लिकर के ऊपर GST लगता है? नहीं लगता। GST के दायरे से अल्कोहलिक लिकर बाहर है? हाँ जी बाहर है। क्या 5 PP भी GST के दायरे से बाहर है? हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल बाहर है। बट क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? आंसर इज यस सर। अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को गवर्नमेंट ने परमानेंटली बाहर किया है। आपने मेरी वर्डिंग सुनी थी ना, आज ना कल और ना ही कभी और। अल्कोहलिक लिकर के ऊपर कभी कोई GST लगेगा क्या? नहीं। और यदि आप अल्कोहलिक लिकर को भी GST के दायरे में लाना चाहते हो, देन डू वन थिंग। क्या करना पड़ेगा? आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड करना पड़ेगा, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जाके लिखना पड़ेगा कि एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को हम नाउ ऑनवर्ड्स डिलीट करते हैं। लेंदी प्रोसीजर है, मतलब परमानेंटली हमने इसको बाहर किया है। इसको यदि मैं यहां से इसकी बात करूं ना, तो ये परमानेंटली GST के दायरे से क्या है? ये बाहर है। हाउएवर यदि मैं 5 PP की बात करूं, किसकी बात करूं बेटा? 5 PP की बात करूं, तो ये सिर्फ टेम्पररी बाहर है। टेम्पररी बाहर है मतलब आज बाहर है, बट जिस दिन भी गवर्नमेंट चाहेगी उस दिन इसको वापस से GST के दायरे में ला सकती है। क्या? आंसर इज यस। कहने का मतलब क्या है कि सिर्फ आपको एक नोटिफिकेशन पास करना है कि विथ इफेक्ट फ्रॉम सो एंड सो डेट दिस 5 PP गोइंग टू बी कवर्ड अंडर GST। कहानी खत्म हो गई। समझ में आया? समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझ में आया? दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि अल्कोहलिक लिकर परमानेंटली बाय वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 366(12)A GST के दायरे से बाहर है, परमानेंटली। और यदि आप इसे अंदर लाना चाहते हो GST के, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 366(12)A आपको क्या करना पड़ेगा? अमेंड करना पड़ेगा। हाउएवर एट द सेम टाइम ऑन द अदर हैंड 5 PP GST के दायरे से आज बाहर है, बट ये सिर्फ टेम्पररी बाहर किए गए। गवर्नमेंट जब भी चाहेगी इसे वापस से GST के दायरे में ला सकती है। क्या? यस, यू नीड टू जस्ट पास बोलो बोलो, क्या पास करना पड़ेगा? नोटिफिकेशन। दैट्स इट। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? क्लियर है। अच्छा, मैंने आपको कहा ना कि आर्टिकल 246A अभी तक हमारा कंप्लीट हुआ नहीं है। एक बार जस्ट छोटा सा रिवीजन दे दोगे कि आर्टिकल 246A का? चलो ठीक है, बोलना शुरू करो। आर्टिकल 246A सिंपली सेज दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड। जब आप बोलते हो ना तो फील आना चाहिए, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड। ये क्या चल रहा है? ऐसा नहीं चलेगा। बोलो नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन आर्टिकल 246 एंड 254। कहने का मतलब क्या हुआ कि 246A हैविंग अ ओवरराइडिंग इफेक्ट। 246 और 254 जब आर्टिकल 246A बात कर रहा होगा तो वो दोनों बीच में बात करने वाले नहीं है। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन आर्टिकल 246 एंड 254, Parliament and legislature of every state have power to make law with respect to GST imposed by the central government and state government. Clear है? However, स्टेट लेजिस्लेचर को हमने पावर दिया सब्जेक्ट टू क्लॉज 2, और क्लॉज 2 क्या बोलता है? पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव राइट
exclusive power to make law with respect to GST where the supply of goods or service or both takes place in the course of interstate trade. कहने का मतलब ये हुआ कि whenever there is a interstate trade, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों को पावर दिया गया है, एंड व्हेनेवर देयर इज अ इंटरस्टेट ट्रेड, पावर ओनली टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन पढ़ा. एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है? इन रिस्पेक्ट ऑफ 5 pp GST is going to be levy with effect from the date notified by the central government on the recommendation of the GSTC. समझा क्या? अरे समझा क्या दोस्तों? आई क्या बात यहां तक समझ में? क्लियर है क्या? अच्छा, अब यदि आपको समझ में आ गया तो अगेन मेरा एक क्वेश्चन है आपसे. सर क्वेश्चन क्या है? ये आपने आर्टिकल 246 ए का पहला और दूसरा क्लॉज पढ़ा? हाँ जी सर, पढ़ लिया. इसका थोड़ा एनालिसिस देखे क्या? हाँ जी सर, बिल्कुल देखते हैं. चलो चलो फिर एनालिसिस देखना है आपको, तो चलो मैं आपको लेके चलता हूं. क्या दिखा रहा हूं मैं आपको? एनालिसिस. ठीक है, क्या दिखा रहा हूं मैं आपको? एनालिसिस. किसका एनालिसिस दिखा रहे हो सर? एनालिसिस दिखाया जा रहा है आपको आर्टिकल 246 कैपिटल ए का. किसका? आर्टिकल 246 कैपिटल ए. ठीक है, बेसिकली आर्टिकल 246 ए में दो बातें की गई. मैं ऐसा बोल सकता हूं क्या? एक तो वो बात करता है इंट्रा स्टेट सप्लाई की. क्या बेटा, ये ध्यान से समझना जो बातें अब मैं आपके साथ कर रहा हूं. इंट्रा स्टेट. और दूसरा क्या बात करता है? इंटर स्टेट. अब थोड़ी देर के लिए आप ये आर्टिकल 246 ए को यहां से हटा दो. यदि मैं आपसे पूछूं कि जीएसटी आने के पहले, दैट इज प्री जीएसटी सिनारियो में, क्या, यहां पे मैं लिख भी देता हूं, प्री जीएसटी सिनारियो. आप मुझे बताइए, प्री जीएसटी सिनारियो में, ध्यान से सोच समझ के आंसर दीजिएगा, प्री जीएसटी सिनारियो में क्या ट्रांजैक्शन जो होते थे वो इंट्रा और इंटरस्टेट ही होते होंगे? सोच के बोलो, फटाफट बोलो बेटा, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए. ये आपका पोस्ट जीएसटी सिनारियो हो जाएगा. ये प्री जीएसटी. पोस्ट जीएसटी में तो अभी अभी आपने पढ़ा कि ट्रांजैक्शन या तो इंट्रास्टेट होगा या फिर इंटरस्टेट होगा, और दोनों के लिए हमें बताया गया क्या क्या हम चार्ज करेंगे. चलो ठीक है, आपको मुझे बताना है कि प्री स्टेट में भी इसी मोड में ट्रांजैक्शंस एग्जीक्यूट होते होंगे. हाँ जी सर, ट्रांजैक्शन का मोड तो चेंज होगा नहीं, चाहे कोई टैक्स आए या जाए, ट्रांजैक्शन तो इंटर और इंटर ही रहेंगे ना. वो कैसे चेंज होंगे? वो चेंज होने, मोड चेंज होने वाला है क्या ट्रांजैक्शन का? नो सर. क्लियर है? क्लियर है. अब आप मुझे बताइए, यदि हमारा ट्रांजैक्शन इंट्रा स्टेट है, अर्लियर डेज में जब भी मैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन करता था, ध्यान से सुनना और आंसर देना, जब भी मैं इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन करता था बिफोर जीएसटी, बिफोर इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, तब कौन कौन से टैक्सेस लगते थे? सर यदि मैं गुड्स की बात करूं, तो सर गुड्स पहले मैन्युफैक्चर हुआ होगा, तो मैन्युफैक्चर पे मैंने क्या लगा दी होंगी इसके ऊपर? एक्साइज ड्यूटी. और जब ये सेल हुआ होगा, इंट्रा स्टेट है इसलिए इसके ऊपर मैंने क्या लगाया होगा? वैट. क्लियर है? परफेक्ट सर. आप मुझे बताओ, ये एक्साइज ड्यूटी किसका पार्ट था? सर एक्साइज ड्यूटी हम सेंट्रल गवर्नमेंट को देते थे. वैट किसको देते थे? सर ये स्टेट गवर्नमेंट का मैटर था, स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाता था. एक्साइज ड्यूटी किसको दिया जाता था? सेंट्रल गवर्नमेंट. और वैट किसको दिया जाता था? स्टेट गवर्नमेंट. अच्छा, पोस्ट जीएसटी क्या होगा? सर पोस्ट जीएसटी भी इंट्रास्टेट गुड्स का ट्रांजैक्शन होगा, और जब भी इंट्रास्टेट ट्रांजैक्शन होगा हम इसके ऊपर टैक्स किस फैशन में लगाएंगे? सर इन द फैशन ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी. बोलो हाँ या ना? यस. अब मुझे बताओ, ये जो सीजीएसटी लगाया ये किसने लगाया? सर सेंट्रल गवर्नमेंट. एसजीएसटी किसने लगाया? स्टेट गवर्नमेंट. इसका मतलब सर अर्लियर डेज में सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलती थी, पोस्ट जीएसटी भी सेंट्रल गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिल रही है. प्री जीएसटी स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलती थी, पोस्ट जीएसटी भी स्टेट गवर्नमेंट को मिल रही है. मतलब यहां पर कोई ऐसा चेंज आया ज्यादा नहीं है. हाँ, टैक्स रेट अलग हो सकती है, उसके बारे में हम अभी डिबेट कर ही नहीं रहे. क्लियर है? बात समझ में आई क्या? बात समझ में आई. अब यदि समझ में आ गया तो चलो सेकंड पार्ट में आ जाए. सर सेकंड पार्ट क्या है? इंटरस्टेट. आप मुझे बताइए, अर्लियर मतलब क्या? प्री जीएसटी सिनारियो में जब भी इंटरस्टेट ट्रेड होता था तब हम उसके ऊपर क्या लगाते थे? सर यहाँ पे भी पहले तो गुड्स मैन्युफैक्चर हो गई होगा ना, तो एक्साइज ड्यूटी तो लगानी है. साथ में क्योंकि इंटरस्टेट सेल हुआ तो हम सेल टैक्स लगाएंगे, और सेल टैक्स का फॉर्म क्या होता था? सीएसटी. क्या फॉर्म होता था? सीएसटी. अब आज मुझे बताओ, जब आज इंटरस्टेट ट्रेड होता है तो इंटरस्टेट ट्रेड में हमने अकॉर्डिंग टू सेकंड क्लॉज ऑफ आर्टिकल 246 से क्या पढ़ा? कि पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव राइट. इसका मतलब इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ आईजीएसटी लगने वाला है. क्या लगने वाला है? इंटीग्रेटेड जीएसटी लगने वाला है.
अब एक एक करके मुझे बताओ, इंटरस्टेट ट्रेड जब प्री जीएसटी में होता था तो हम क्या लगाते थे, एक्साइज ड्यूटी और सीएसटी दोनों लगा देते थे। एक्साइज ड्यूटी किसका पार्ट है सर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट था। सीएसटी किसका पार्ट था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। कहने का मतलब सर ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पार्ट होगा, नहीं 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 नहीं, आपने गलत समझ लिया, नाम ही सेंट्रल सेल टैक्स था। इट इज गोइंग टू बी लेवी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट बट कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि सेल टैक्स का इंटायरिटी में जो राइट था वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया हुआ था, जस्ट फॉर द पर्पस ऑफ कन्विंस, ताकि डिस्प्यूट दो स्टेट के बीच में ना हो, इसलिए यहां पर हमने सिर्फ लेवी करने का राइट अपने पास रखा था। एक्ट हमने बनाया था पार्लियामेंट ने, बट कलेक्शन किसका होता था, स्टेट गवर्नमेंट, मतलब सीएसटी की। हम आगे चल के ये बात करेंगे सीएसटी के बारे में, थोड़ा पेशेंस रखो, क्योंकि नया लॉ समझने के पहले पहले बैकग्राउंड तो समझना ही पड़ेगा ना, जब तक पुराना लॉ नहीं समझ पाएंगे तब तक नए लॉ की बात ही नहीं हो पाएगी। तो बेसिकली सीएसटी की जो रेवेन्यू थी वो किसको जाती थी, स्टेट गवर्नमेंट। अब मुझे बताइए पोस्ट जीएसटी क्या होगा, पोस्ट जीएसटी क्या होगा, आईजीएसटी किसका है, एक्सक्लूसिव राइट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। प्री जीएसटी क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता था एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट को मिलता था। बट पोस्ट जीएसटी क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ किसको मिल रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट को क्या मिल रहा है, समझ में आया कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या स्टेट गवर्नमेंट वाले इसके लिए तैयार होंगे क्या? अरे स्टेट गवर्नमेंट एक पैसा नहीं छोड़ रही यार, क्या इसके लिए तैयार हो जाएगी क्या? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट वाले बोलेंगे नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। कैसी बात करो, आर्टिकल 246A में आपने लिखा एक्सक्लूसिव राइट, ऐसे कैसे दे दे? प्री जीएसटी में तो हमको भी रेवेन्यू मिलती थी, तो पोस्ट जीएसटी में भी हमें मिलना चाहिए। आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है, आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है? वापस से मैं आपको सिंक्रोनाइज करवाता हूं। सबसे पहले हमने आर्टिकल 265 पढ़ा, जो बोलता था नो टैक्स शैल बी लेविड, बोलो फटाफट बोलो, नो टैक्स शैल बी लेविड एक्सेप्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉ। फिर हमने बोला अथॉरिटी ऑफ लॉ क्या है, तो हमने बोला सेंट्रल लेवल पे पार्लियामेंट, स्टेट लेवल पे लेजिस्लेचर असेंबली। क्लियर है, क्लियर है? अब दोनों के बीच में मैटर का डिस्प्यूट ना हो, इसलिए मैटर को सेग्रीगेट करने के लिए हमने क्या बनाया, आर्टिकल 246, जिसमें हमने लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3 बना के रखा। हाउएवर जीएसटी जो हमें लेवी करना था वो कॉन्करेंटली लेवी करना था, एंड आर्टिकल 246 इज नॉट इनफ। और क्योंकि वो इनफ नहीं था, इसलिए हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया बाय वर्च्यू ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पहला अमेंडमेंट किया आर्टिकल 366(12)A, जिसमें हमने ये समझाया कि जीएसटी मतलब क्या होगा। जीएसटी इज नथिंग बट द टैक्स ऑन द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ। फिर हमने बोला आर्टिकल 246A, जिसमें एक्चुअल में आपको पावर दिया गया टैक्स बना, दैट इज एक्ट बनाने का, टू इम्पोज जीएसटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कॉन्करेंटली। जब हमने पहला क्लॉज बनाया तब तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि हमने पावर सेंट्रल को भी दिया, स्टेट को भी दिया, दोनों को इक्वल पावर दे दिए, दोनों की रेवेन्यू हैम्पर हो रही है क्या, नहीं हो रही। बट जैसे ही हमने सेकेंड क्लॉज बनाया, स्टेट गवर्नमेंट को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई। अरे ऐसे कैसे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे? क्योंकि सेकंड क्लॉज में हमने एक्सक्लूसिव राइट किसको दिया, हमने कहा व्हेनेवर देयर इज अ इंटरस्टेट ट्रेड, एक्सक्लूसिव राइट टू द पार्लियामेंट, दैट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब पूरा आईजीएसटी किसके पास जाने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट वालों ने ऑब्जेक्शन ले लिया, उन्होंने बोला सुनो सुनो सुनो, अर्लियर डेज में जब इंटरस्टेट होता था तो आप सीएसटी लगाते थे। हमने कहा हाँ जी, सीएसटी किसकी रेवेन्यू थी, स्टेट गवर्नमेंट। तो आज हमारी रेवेन्यू तो हैम्पर हो गई। हमने बोला सुनो तो नो डाउट फॉर द सेक ऑफ कन्विंस आज मैं कलेक्शन कर लेता हूं पूरा, बट मैं आपको हैंड ओवर करूंगा। हैंड ओवर करोगे तो कैसे करोगे को, अब सुनो ना। तो अब जरूरत पड़ी एक नए आर्टिकल को डिजाइन करने की। क्या? अब जरूरत पड़ी एक नए आर्टिकल को डिजाइन करने की। दैट इज द रीजन गवर्नमेंट ने एक नया आर्टिकल इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया, एंड दैट न्यू आर्टिकल इज नथिंग बट द आर्टिकल 269A। क्या? आर्टिकल 269A। आप लिंकेज देखो, 246A में क्या बोला कि व्हेनेवर देयर इज अ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, यूनियन एज वेल एज स्टेट बोथ हैविंग अ कॉन्करेंट पावर। वहां तक कोई प्रॉब्लम था क्या? नहीं। फिर 246A का सेकंड पार्ट क्या बोलता है, व्हेनेवर देयर इज अ इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, इंटरस्टेट ट्रेड, पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव राइट। हमने बोला अच्छा, तो फिर हमारा क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट का क्या होगा? तो हमने बोला रुको, हम एक नया आर्टिकल बनाते हैं जिसमें इसके बारे में लिखा जाएगा कि आर्टिकल 269A, जिसमें इस बारे में लिखा जाएगा कि जो आईजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है उसका होगा क्या। तो आर्टिकल 269A क्या था, ध्यान से देखो, इट्स सिंपली लेवी कलेक्शन। क्या? लेवी कलेक्शन एंड apportionment of IGST, levy collection and apportionment of IGST।
जिसमें ये लिखा गया कि आईजीएसटी गोइंग टू बी लेवी एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, going to be levy, that is charge, and collect by the central government. However, it's going to be a portion. However, subsequently it's going to be a portion between the central and state. प्रॉब्लम का सॉल्यूशन समझ में आया क्या? कि आर्टिकल 246 ए के सेकंड पार्ट ने बोला वी आर गिविंग एक्सक्लूसिव राइट टू पार्लियामेंट टू चार्ज जीएसटी इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। हमने कहा फिर हमारी रेवेन्यू का क्या होगा? तो हमने कहा रुको नया आर्टिकल बनाते हैं। नया आर्टिकल जो हमने बनाया वो क्या बनाया? आर्टिकल 269 है, जिसमें हमने लिखा कि जितना भी आईजीएसटी कलेक्ट होगा, कलेक्ट तो नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, हाउएवर सब्सिक्वेंटली हम इसको क्या कर देंगे? अपोर्शन कर देंगे बिटवीन द सेंट्रल एंड स्टेट। अब जैसे ही गवर्नमेंट ने आर्टिकल 269 ए बनाया, वैसे ही हमारे माइंड में एक और क्वेश्चन आया। स्टेट गवर्नमेंट वालों ने बोला ये जो अपोर्शनमेंट की आप बात कर रहे हैं, ये अपोर्शनमेंट करेगा कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला हम करेंगे। अरे बेवकूफ बना रहे हो हमको, हम करेंगे मतलब क्या? आप समझ रहे हो? प्रॉब्लम समझो। सेंट्रल गवर्नमेंट बोल रही है हम करेंगे। अच्छा, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या इंटरेस्टेड पार्टी है? यस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे अपोर्शन करेगी? पीनट दे देगी स्टेट गवर्नमेंट्स को, बाकी पूरा अपने पॉकेट में डाल लेगी। क्या स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए तैयार होने वाली? नहीं। तो स्टेट गवर्नमेंट वाले बोल रहे हैं हम करेंगे। हमने बोला अरे वाह, ऐसा कैसे? सेंट्रल इसके लिए तैयार होगी क्या? नहीं। नाउ वी नीड एक थर्ड पार्टी हमें चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ आज की बात नहीं है, ये सिर्फ अपोर्शनमेंट की बात नहीं है। आज तक हमने क्या कोई भी कॉन्करेंट टैक्सेस लेवी किए? नहीं। बट इन फर्स्ट टाइम इन इंडियन हिस्ट्री वी आर गोइंग टू चार्ज टैक्सेस कॉन्करेंटली। We are going to charge taxes simultaneously on a one transaction. तो दोनों को साथ में एक साथ चलना पड़ेगा। जब दोनों कॉन्करेंटली टैक्सेस लगा रहे तो सेंट्रल एज वेल एज स्टेट दोनों को साथ में एक साथ चलना पड़ेगा। अब एक साथ चलने के लिए एक मत भी होना पड़ेगा। एक मत का मतलब है अनोनोमसली हमें डिसाइड करने पड़ेंगे, डिसीजंस लेने पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं चलेगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमानी से डिसीजन ले ले या स्टेट गवर्नमेंट अपनी मनमानी से डिसीजन, वो चल पाएगा क्या? नहीं। तो अब करे क्या? दिस इज द रीजन वी डेवलप्ड अ थर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी। हमने क्या किया? हमने एक थर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई विद द नेम ऑफ GST काउंसिल, कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट मिनिस्टर बोथ, ताकि हम सब आपस में मिलकर डिसीजन ले सकें। दैट इज द रीजन न्यू आर्टिकल कम इनटू पिक्चर, दैट इज द आर्टिकल 279A, जिसमें हमने कहा कि जीएसटी काउंसिल एक हम नई बॉडी बनाएंगे जिसको हम क्या नाम देंगे? GSTC, जिसमें विच कंसिस्ट ऑफ मिनिस्टर ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट, और हम सब आपस में मिलकर डिसीजन लेंगे ताकि आगे कोई प्रॉब्लम ना जाए। ये सिर्फ अपोर्शनमेंट की बात नहीं है। कौन कौन से गुड्स कवर होंगे, अल्कोहलिक लिकर कवर होगा या नहीं होगा, किस रेट से कवर होंगे, कौन कौन से गुड्स एग्जम्प्ट किए जाएंगे, रजिस्ट्रेशन लिमिट क्या होगी। अरे देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ क्वेश्चन। तो वो सारे डिसीजन क्या सेंट्रल गवर्नमेंट अपने मन से ले लेगा या स्टेट गवर्नमेंट अपनी मनमानी से लेगा? नहीं। तो हमने एक बॉडी बनाई, एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई, जिसमें विच कंसिस्ट ऑफ सेंट्रल एज वेल एज स्टेट मिनिस्टर बोथ, ताकि हम सब आपस में डिसीजन मिलके ले। और जब सारे डिसीजन आपस में मिलके ही हो रहे हैं तो फिर अब डिस्प्यूट रह जाएगा क्या? नहीं। दिस इज द रीजन कि आर्टिकल 279 कम इनटू पिक्चर। यहां तक की पिक्चर क्लियर है क्या? सबसे पहले देखो क्या आर्टिकल 246A में क्या प्रॉब्लम हुआ। पहले क्लॉज तक तो सारी बातें क्लियर थी कि हमने दोनों को, पार्लियामेंट एज वेल एज लेजिस्लेचर असेंबली, दोनों को राइट दिया टू मेक अ लॉ फॉर द पर्पस ऑफ इम्पोजिंग जीएसटी बाय द सेंट्रल एज स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। हाउएवर 246A में हमने क्या लिखा कि पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव राइट, पार्लियामेंट हैज द एक्सक्लूसिव राइट टू चार्ज जीएसटी इन केस ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। तो यहां पर प्रॉब्लम क्या हुआ कि सिर्फ जो रेवेन्यू मिल रही थी वो सेंट्रल को मिल रही थी, स्टेट को कोई रेवेन्यू मिल रही थी क्या? नहीं। दैट इज द रीजन हमने कहा कि डू वन थिंग, वो जो आईजीएसटी कलेक्ट किया जा रहा है इंटरस्टेट ट्रेड पे, दैट इज गोइंग टू बी अपोर्शन सब्सिक्वेंटली। और अपोर्शन करने के लिए हमने क्या किया? एक नया आर्टिकल बनाया, दैट इज आर्टिकल 269A। कौन सा आर्टिकल बनाया? आर्टिकल 269A, जिसमें हमने लिखा लेवी कलेक्शन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी। अब ये जो आईजीएसटी का अपोर्शनमेंट होगा, ये अपोर्शनमेंट कौन करेगा? थर्ड क्वेश्चन क्या आया कि अपोर्शनमेंट कौन करेगा?
क्या सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी? नहीं, वो तो इंटरेस्टेड पार्टी है। क्या स्टेट गवर्नमेंट करेगी? वो भी इंटरेस्टेड पार्टी है। तो डू वन थिंग, दोनों कंबाइन होकर साथ में एक इंडिपेंडेंट थर्ड बॉडी बनाते हैं जो ये सारे डिसीजन लेंगी, ताकि डिस्प्यूट ना हो। इसलिए हमने क्या बना लिया? जीएसटीसी। समझ में आया यहाँ तक? अच्छा, अब यहाँ तक समझ में आ गया होगा तो वन बाय वन जो आर्टिकल अभी मैंने आपको समझा है उसको हम पढ़ के खत्म करते हैं। सबसे पहला आर्टिकल आ रहा है आर्टिकल 269A, जो क्या बोलता है? लेवी कलेक्शन एंड अपोर्शनमेंट ऑफ आईजीएसटी। देखो क्या लिखा है, जीएसटी ऑन सप्लाई इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। क्या इंटरस्टेट ट्रेड जब भी होगा, शैल बी लेवीड एंड कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? डेट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब क्या है? डेट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है। एंड सच टैक्स शैल बी अपोर्शन, उसको अपोर्शन किया जाएगा बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट। किसके बीच में? बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट इन द मैनर एज मे बी प्रोवाइडेड बाय द पार्लियामेंट बाय लॉ ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटी काउंसिल। पहला पार्ट आर्टिकल 269A का समझ में आया क्या? दूसरा पार्ट हम थोड़ी देर से समझेंगे, बट पहला पार्ट आपको क्लिक हो गया क्या? क्लिक हुआ? क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है वो पहला पार्ट? पहला पार्ट सिंपली बोल रहा है, पहला पार्ट सिंपली हमको बोल रहा है कि व्हेनेवर देयर इज अ इंटरस्टेट ट्रेड, आईजीएसटी गोइंग टू बी लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो भी आईजीएसटी कलेक्ट होगा उसका अपोर्शनमेंट होगा। कैसे होगा? इन द मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द लॉ, जो कि पार्लियामेंटल लेवल पे बनेगा। हाउएवर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटीसी, मतलब पार्लियामेंट अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा। किसके रिकमेंडेशन पे? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटीसी। और जीएसटीसी क्या है? वो आर्टिकल 279A बोलता है। यदि आपको क्लिक हो रहा होगा तो आप मुझे बताओ एक्सप्लेनेशन ऑफ आर्टिकल 246A में क्या लिखा था? वो भी कुछ सिमिलर बातें बोलता था। क्या? द प्रोविजन ऑफ दिस आर्टिकल शैल इन रिस्पेक्ट ऑफ जीएसटी ऑन द फॉलोइंग प्रोडक्ट टेक्स इफेक्ट फ्रॉम द डेट रिकमेंडेड बाय द जीएसटीसी। और मैंने यहां पे स्पेसिफिकली लिखवाया था कि ये पांचों प्रोडक्ट के ऊपर भी जीएसटी एप्लीकेबल हो जाएगा फ्रॉम द डेट नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द जीएसटीसी। दोनों आपस में मिलकर डिसाइड करना कि लेवी करना या नहीं करना, जीएसटी के दायरे में ये पांचों प्रोडक्ट को लाना या नहीं लाना। अल्कोहलिक लिकर के ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा, क्या? वो भी इन्हीं लोगों ने डिसाइड किया। यस, इन्हीं लोगों ने मतलब क्या? इन्हीं लोगों ने मतलब क्या? जीएसटीसी ने। समझ में आया? जीएसटीसी मतलब क्या? आर्टिकल 279 है। आर्टिकल 279A क्या बोलता है देखते हैं। चलो कंप्यूटर जी, आर्टिकल 279A बताया जाए बच्चों को क्या बोलता है। आपने कभी ऐसा, कैसा, ऐसा लोगो देखा है? ये जो लोगो है वो किसका है पता है आपको? ये लोगो है जीएसटीसी का। जीएसटीसी मतलब जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल के लोगों में जो नीचे गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल लिखा है ना, उस सर्विस के आर जो है वो रुपी का साइन है। सर्विस का जो आर है वो रुपी का साइन है। सर थोड़ा बड़ा करके बताओ। ठीक है, ये लो, दिखा? नहीं दिखा? देख पा रहे हो? इसका जो आर है वो क्या है बेटा? रुपी वाला साइन है, जीएसटीसी। अब दिखा क्या? लीजिए, जीएसटीसी, जीएसटीसी का आर। ठीक है, अब यदि समझ में आ गया होगा तो चलिए आगे की थोड़ी और बातें करते हैं। हाँ जी, हम क्या बात कर रहे थे? आर्टिकल 279A। 279A क्या है? चलो पढ़ते हैं। हाँ जी, आ जाइए प्लीज एवरीवन। आर्टिकल 279A की हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर थ्योरी पर्पस, थ्योरी में आ सकता है। ठीक है, थ्योरी पर्पस के लिए ये इंपॉर्टेंट है। देखो क्या लिखा हुआ है, थ्योरी पर्पस के लिए अगेन इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मार्क करके रख लेना, फॉर द पर्पस ऑफ थ्योरी। क्या लिखा है देखो, पढ़ते हैं। आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स, पावर देता है। किसको पावर दे रहा है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसको पावर दिया गया? प्रेसिडेंट। मतलब जीएसटीसी बनाने का जो पावर है, जो राइट है, वो किसे दिया गया? प्रेसिडेंट को दिया गया। और उस टाइम हमारे प्रेसिडेंट साहब कौन थे? प्रणब मुखर्जी जी। तो प्रणब मुखर्जी जी ने ये कॉन्स्टिट्यूट की है बॉडी को। क्या लिखा है? आर्टिकल 279A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को पावर देता है टू, किस बात का पावर? टू कंस्टिट्यूट अ ज्वाइंट फोरम, ज्वाइंट फोरम ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट, जो कि बुलाया जाएगा विद द नेम ऑफ जीएसटीसी, दैट इज जीएसटी काउंसिल। और ये कॉन्स्टिट्यूट कब किया गया? 15 सितंबर 2016 को। कब? 15 सितंबर 2016 को। इज इट क्लियर? बात समझ में आई यहाँ तक?
अब ये जीएसटी काउंसिल में कौन कौन होगा, तो इट इज हेडेड बाय द चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन कौन होंगे, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। जैसे जनरली आपने देखा होगा 2017 के बाद हर हर थोड़े बहुत दिनों में आपको न्यूज में एक स्क्रीन दिखती थी जिसमें अरुण जेटली जी आ जाते थे, ऑनरेबल फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली जी आते थे, पीछे लिखा रहता था जीएसटीसी, जीएसटी काउंसिल, और वो जीएसटी के अमेंडमेंट्स बताते थे। फर्स्ट जीएसटीसी मीटिंग, सेकंड जीएसटीसी मीटिंग, 30th जीएसटीसी मीटिंग एंड सो ऑन। आजकल हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला जी, ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी, तो वो आते हैं उनकी जगह और वो बताते हैं। तो बेसिकली जीएसटीसी को हेड कौन करता है, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कौन हेड करेगा, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, एंड यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटीसी। हाउएवर इसका वाइस चेयरपर्सन भी होता है, वाइस चेयरपर्सन हम आपस में डिसाइड करेंगे टू बी चूजन अमंग्स द मिनिस्टर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में से कोई भी एक मिनिस्टर को हम एज अ वाइस चेयरपर्सन डिसाइड करेंगे। और कौन आएगा, यूनियन के बाकी रेवेन्यू और फाइनेंस के मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो है वो तो क्या हो गया चेयरपर्सन, साथ में सेंट्रल लेवल के, यूनियन लेवल के और भी मिनिस्टर्स आएंगे विच इज रिलेटेड टू द, विच इज कंसर्न टू द रेवेन्यू एंड फाइनेंस। In addition to that, ministers in charge of finance and taxation of each state and each union territory। हर एक स्टेट और हर एक यूनियन टेरिटरी से जो मिनिस्टर्स रिलेटेड टू द फाइनेंस एंड टैक्सेशन है वो भी इस बॉडी का पार्ट बनेंगे। तो जीएसटीसी में कौन कौन होगा सर, जीएसटीसी कंसिस्ट ऑफ द सेंट्रल मिनिस्टर्स as well as state ministers related to the finance or revenue or taxation, and it is headed by finance minister of India। क्लियर है। अच्छा सर, ये जो जीएसटीसी हमने बनाया है, ये जीएसटीसी को बनाने के पीछे हमारा लॉजिक क्या है, तो जीएसटीसी टू बी गाइडेड बाय नीड फॉर हार्मोनाइजेशन। हार्मोनाइजेशन मतलब सिंक्रोनाइजेशन। बेटा जब भी दो लोग एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं ना, तो इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू मैनेज, क्योंकि हर किसी का माइंड अलग अलग चलता है ना। सेंट्रल अपने बारे में सोचेगा, स्टेट अपने बारे में सोचेगा, तो दोनों को साथ में लेके सिंक्रोनाइजेशन करना इज वेरी डिफिकल्ट टास्क। दैट इज द रीजन हमने जीएसटीसी बनाई। बात समझ में आई। इट्स जस्ट लाइक जैसे मुझे पढ़ाई करनी है तो मैंने सोचा यार क्यों ना हम दोस्त के साथ, अपने फ्रेंड के साथ पढ़ाई करूं, मैंने उसे बुला लिया। अब कभी वो बोल रहा है कि इस टाइम पे अपन पढ़ेंगे, इस टाइम पे, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं प्लान आउट ही नहीं कर पा रहा। मुझे मॉर्निंग में पढ़ना जमता है, उसे नाइट में पढ़ना जमता है। वो बोल रहा है आज नहीं, अपन आज ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, मैं बोल रहा हूँ नहीं, ये तो दोनों में सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगा, तब कैसे आगे बढ़ोगे आप। यदि दोनों को साथ में आगे बढ़ना है तो दोनों के थॉट प्रोसेस में सिंक्रोनाइजेशन होना ना। बात समझ में आ रही है। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने जीएसटीसी बनाई। तो जीएसटी क्यों बनाए, टू ब्रिंग हार्मोनाइजेशन इन द सेंट्रल एंड स्टेट लॉ। सेंट्रल और स्टेट दोनों में एक हार्मोनाइजेशन लाया जा सके। क्या, हार्मोनाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ जीएसटी बनाया जा सके, एंड हार्मोनाइज्ड नेशनल मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विस। आपको ध्यान होगा आज जब हमने फर्स्ट लेक्चर पढ़ा था, तो फर्स्ट लेक्चर में जो पहली स्क्रीन मतलब सबसे ऊपर देख पा रहे हो, यहां पर गवर्नमेंट ने जो जीएसटी लॉन्च किया था बेटा, जीएसटी लॉन्च करते समय, थोड़ा सा मैं ये क्लियर कर देता हूं आपके लिए। हाँ जी, गवर्नमेंट ने ये जो जीएसटी लॉन्च किया था, ये जीएसटी लॉन्च करते समय उनका जो ऑब्जेक्टिव था, वो ऑब्जेक्टिव क्या था आपको पता है, विथ ओनली एंड ओनली वन ऑब्जेक्टिव, एंड दैट ऑब्जेक्टिव इज, हाईलाइट करें, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। कितना एग्जीक्यूट हो पाया वो बातें तो हम बाद में करेंगे, बट जो हमारा ऑब्जेक्टिव था टू ब्रिंग जीएसटी को जिस ऑब्जेक्टिव के साथ हमने पिक्चर में लाया, दैट इज अ वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट। सर इसका मतलब पहले इंडिया में वन मार्केट नहीं होता था क्या, करेंगे बात। एज ऑफ नाउ गवर्नमेंट के ऑब्जेक्टिव की मैं बात कर रहा हूँ। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट मतलब इंटायर नेशन, इंटायर इंडिया में सिर्फ एक ही टैक्स रहे और सिंगल मार्केट रहे, हर किसी के लिए अप्रोचेबल रहे। इस ऑब्जेक्टिव के साथ गवर्नमेंट ने वर्कआउट किया। समझ में आई क्या बात यहाँ तक। अच्छा, अब यदि आपको बात समझ में आ गई है तो आर्टिकल 279A का ऑब्जेक्टिव क्या है, जीएसटीसी कॉमन फोरम फॉर द पर्पस ऑफ, बोलते जाओ बेटा, क्या कॉमन फोरम, ये क्या है, जॉइंट फोरम ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट 15 सितंबर 2016 को ऑन द, दैट इज किसने कॉन्स्टिट्यूट किया, प्रेसिडेंट सर ने। हेड कौन करेगा इसको, चेयरपर्सन कौन होगा, फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ इंडिया।
क्या स्टेट एज वेल एज सेंट्रल के जितने भी मिनिस्टर रिलेटेड टू द रेवेन्यू, टैक्स एंड फाइनेंस, वो सारे भी होंगे इस बॉडी में? यस। और इसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होगा, वो ऑब्जेक्टिव क्या? हार्मोनाइजेशन in respect of GST law and harmonization in respect of national market of for goods and service। अब मुझे बताइए कि काउंसिल करेगा क्या, काउंसिल का काम क्या रहेगा, बताइए एवरीवन। बेटा यहां पर देख के मत बताओ, अपने मन से सोच के बताओ। सर सबसे पहले तो काउंसिल अपोर्शनमेंट करेगा, अभी अभी पढ़ा, अपोर्शनमेंट ऑफ व्हाट? IGST। और क्या करेगा कि 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो हमने बाहर रख रखे हैं जीएसटी से, उसके ऊपर जीएसटी कब से लगाना है ये डिसाइड करेगा। बस इतना ही करेगा? नहीं नहीं सर, सारे डिसीजन राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड, रादर बिगिनिंग के पहले भी, इन इट्स इंसेप्शन, जब से जीएसटी की बातें चल रही ना, इन इट्स इंसेप्शन से आज तक जो भी डिसीजन ले रहा है वो सारे जीएसटी काउंसिल ही है। मतलब क्या? व्हाट आर द टैक्सेस गोइंग टू बी सबस्यूम्ड अंडर जीएसटी, कि जीएसटी के आने से कौन कौन से टैक्सेस सबस्यूम्ड होंगे ये कौन बताएगा? जीएसटीसी काउंसिल। कौन कौन से गुड्स कवर करना है, कौन कौन सी सर्विसेज कवर करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। किस रेट से डिसाइड करना है, किस रेट से कवर करना है, ये कौन डिसाइड करेगा? जीएसटी काउंसिल। थ्रेशोल्ड लिमिट, सर ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होती है? दैट इज रजिस्ट्रेशन रिलैक्सेशन, कितनी लिमिट तक देना है, ये कौन डिसाइड करेगा? जीएसटीसी। जैसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको देता हूं, क्या हुआ, हमने बोला बताइए, सारे सेंट्रल मिनिस्टर यहाँ पे बैठे, स्टेट मिनिस्टर बैठे और जीएसटीसी की मीटिंग चल रही है। मीटिंग में हमने कहा चलो थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड करना है आज के दिन। हमने बोला चलो ठीक है डिसाइड करते हैं। कुछ स्टेट वालों ने बोला 20 लाख की लिमिट रख देते हैं कि यदि 20 लाख से ज्यादा टर्नओवर हुआ तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी। तो मैक्सिमम स्टेट ने बोला यस 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 करे 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 करे। या इसको थोड़ा सा मैं और आपको अलग एग्जांपल दे दूं, तो हमने सेंट्रल ने बोला कि चलो 50 लाख की लिमिट रखते हैं। कितनी रखें? 50 लाख। तो स्टेट ने बोला ये तो बहुत ज्यादा है, 50 लाख की लिमिट, यदि 50 लाख तक का टर्नओवर तो आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करवाना, तो बहुत सारे टैक्स पेयर तो नेट बेस से बाहर हो जाएंगे, नहीं 50 लाख नहीं चलेगा। तो हमने बोला आप बता दो स्टेट गवर्नमेंट वालों कितना रखे, तो उन्होंने बोला 20 लाख। हमने बोला चलो ठीक है 20 लाख करेक्ट है, ना कम ना ज्यादा। उसी मीटिंग में वो कॉर्नर में कौन बैठा था पता है तुम्हें? नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले बैठे थे, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। उन्होंने बोला अरे नहीं 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 नहीं। हमने बोला क्या हो गया? उन्होंने बोला हमारा स्टेट जो है ना वो छोटे छोटे हैं, वहाँ पे जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ भी, जो बिजनेस का डेट इज मोड है वो बहुत, क्वांटम जो है वो बहुत कम है। तो यदि आप 20 लाख की लिमिट रखोगे तो हमारे स्टेट में तो बहुत सारे लोग नेट बेस से बाहर हो जाएंगे, तो हमारे पास रेवेन्यू क्या आएगी? आप समझ रहे हैं बात को? तो हमने बोला चलो ठीक है आप बताओ, बात तो सही है आपकी, आप बताओ कितनी लिमिट रखना। तो उन्होंने ना 5, और उन्होंने बोला 10 लाख रखो समझ। तो हमने बोला चलो ठीक है, वो जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले उनके लिए 10 लाख की लिमिट हो गई, बाकी सबके लिए 20 लाख की हो गई, कहानी खत्म करो। अब समझ रहे हो कैसे डिसीजन लिए जा रहे हैं? सब आपस में मिलजुल के डिसीजन ले रहे हैं ताकि डिस्प्यूट ना हो। वैसे ही हमने कहा सारे गुड्स को हम कवर करेंगे, सारी सर्विस को कवर करेंगे। स्टेट वालों ने बोला नहीं 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 नहीं, कैसी बात कर रहे हो, अल्कोहलिक लिकर हम नहीं देंगे। अल्कोहलिक लिकर समझ रहे हो ना? हाँ अल्कोहलिक लिकर हम नहीं दे सकते वो उसकी रेवेन्यू। सारे स्टेट्स वालों ने बोला यूनिनॉमसली कि हम अल्कोहलिक लिकर की रेवेन्यू को शेयर नहीं करेंगे। तो हमने बोला चलो ठीक है अल्कोहलिक लिकर को बाहर करो। तो हमने आर्टिकल 366 में लिख के बाहर कर दिया। समझ में आया? समझ में आया किस तरीके से बात हो रही है? हमने कहा कौन कौन से गुड्स एग्जाम्ड होंगे अगेन सर, तो ये नंबर्स ऑफ डिसीजन है। अब यहाँ पर यदि पढ़ेंगे ना ये सारी चीजें, वैसे अपने मन से लिखने की है, फिर भी चलो पढ़ लेते हैं। काउंसिल टू मेक रिकमेंडेशन, याद करने की जरूरत ही नहीं, खुद अपने मन से लिख के आ जाना चाहिए। Council to make recommendation on taxes, surcharge, cess, subsumed. What are the taxes going to be subsumed? Exemption किस किस गुड्स के लिए मिलेगा? थ्रेशोल्ड लिमिट्स क्या होगी? जीएसटी रेट्स क्या होगा? अपोर्शनमेंट कैसे होगा? 5PP के ऊपर किस डेट से जीएसटी लगेगा? प्रिंसिपल ऑफ द अपोर्शनमेंट क्या होगा? मॉडल जीएसटी लॉ क्या होगा? प्रोसीजर कैसे फॉलो करने हैं? प्रिंसिपल ऑफ लेवी एटसेट्रा, यहाँ पे लिख दो एटसेट्रा। और भी बहुत सारे डिसीजन कौन लेने वाला है? जीएसटीसी। क्लियर है यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा अब क्वेश्चन ये राइज हुआ कि जीएसटीसी आपने बोल तो दिया कि जीएसटीसी डिसीजन लेगा, जीएसटीसी डिसीजन लेगा, जीएसटीसी डिसीजन लेगा, बट आखिर ये जीएसटीसी डिसीजन लेगा कैसे? मतलब कोरम कितने परसेंटेज में आएगा, ये सारी बातें। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस पर्टिकुलर पार्ट से एमसीक्यू आ सकता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो डिसीजन कैसे लिए जाएंगे? 3/4 ऑफ मेजोरिटी। क्या? Every decision of the GST Council shall be taken by a majority not less than 3/4, not less than 3/4। समझ में आया क्या?
मेजॉरिटी मोर देन 3/4 होगी, मेजॉरिटी का मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब ये हुआ कि मेजॉरिटी इज नथिंग बट द, बताइए, मेजॉरिटी इज नथिंग बट द मोर देन 3/4 ऑफ द टोटल। इसका मतलब ये हुआ कि 3/4 से ज़्यादा मेजॉरिटी आएगी तो डिसीजन लिए जाएंगे। अब ये मेजॉरिटी में जो 3/4 से ज़्यादा की आप बात करो, इसमें सेंट्रल के कितने वोट होंगे और स्टेट के कितने होंगे, तो गवर्नमेंट क्या बोलती है आगे, आगे की बात सुनो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव अ वेटेज ऑफ 1/3 ऑफ द वोट एंड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट्स टेकन टुगेदर, सबका मिला के वेटेज जो दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा, 2/3। क्या वापस से मैं बोलूँ, 2/3 सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी 1/3 सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 2/3 स्टेट गवर्नमेंट, और डिसीजन कैसे लेना है, विद द 3/4 मेजॉरिटी। ध्यान रहेगा यहाँ तक, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में एमसीक्यू में आ सकता है, ठीक है। तो कोरम क्या होगा आपको समझ में आया, लास्ट भी पढ़ लो, कोरम फॉर मीटिंग ऑफ जीएसटीसी, कोरम एट द वेरियस मीटिंग शैल बी कंस्टिट्यूटेड बाय 1/2 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द जीएसटी काउंसिल प्रेजेंट एंड वोटिंग, दैट्स इट। समझ में आया यहाँ तक, जीएसटीसी के बारे में समझ में आ गई बातें। अच्छा, एज ऑफ नाउ आज हमने आर्टिकल 246A को डिटेल में पढ़ा, 269A को पढ़ा, 279A पढ़ा है। अब जो हमें पढ़ना है दैट इज 7th शेड्यूल के में जो चेंजेस किए गए वो पढ़ना है। बट इससे पहले हम वो पढ़े, आर्टिकल 269A में भी कुछ बातें रह गई है, वो बातें भी मुझे आपके साथ करनी पड़ेगी। हाउएवर आगे की जो बातें हैं वो हम आज नहीं कर रहे, वो सारी की सारी बातें हम करेंगे कल। तो जो हमारा कल का एजेंडा रहेगा दैट इज आर्टिकल 269A में जो छोटी मोटी बातें बच गई वो कवर करना, प्लस उसके बाद चेंजेस इन 7th शेड्यूल हम देखेंगे, और उसके बाद छोटी मोटी बातें करते हुए आगे बढ़ जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली डे आफ्टर टुमारो से जीएसटी एक्ट स्टार्ट हो जाएगा, डे आफ्टर टुमारो, यस डे आफ्टर टुमारो से। कल डे आफ्टर टुमारो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारा लेक्चर होगा, उस लेक्चर में हम इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि जीएसटी हमें यह समझ में आ जाएगा व्हाट आर द अमेंडमेंट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन, जीएसटी का एक बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोसीजर कैसे होता है, और इवन क्वेश्चन एग्जाम में जो कुछ क्वेश्चंस दिए जाते हैं, फर्स्ट मैंडेटरी क्वेश्चन जो होता है वो क्वेश्चन भी हम सॉल्व कर चुके होंगे। क्लियर है यहाँ तक, इज इट क्लियर? सो गैस इसके आगे की बात हम पढ़ेंगे आज नहीं कल। थैंक यू वेरी मच, अपना बहुत ख्याल रखिए, स्टे ट्यून, स्टे सेफ, थैंक यू।